थैंक यू सो मच। आदित्य रस्तोगी जी का संदेश पढ़कर आज की अदालत का शुभारंभ करूंगा। देखिए, कह रहे हैं वो कि सर आपको बधाई जो आपने देशवासियों को फाइनेंशियली एजुकेट करने का प्रयास किया है। बहुत बढ़िया। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सेक्टर और उनके ईटीएफ कैसे चुने, इस पर प्रश्न है आदित्य जी का। बहुत ही इंपॉर्टेंट और तार्किक प्रश्न है। इसका जवाब आज की अदालत में आपको निश्चित मिलेगा आदित्य जी, तो इस पर चर्चा करेंगे। बाकी सभी लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल, धन्यवाद सभी का आ जाने के लिए अदालत में। और ये अदालत को बहुत इंपॉर्टेंट कार्यक्रम है। अदालत पूरे देश के, पूरे विश्व के सारे इंपॉर्टेंट चार्ट्स कैसे पढ़े जाते हैं, कैसे देखे जाते हैं, उनको रियल लाइफ में कैसे समझना है, ये हम लोग अदालत में हर सप्ताह डिस्कस करते हैं। दिल से दिल की बात करते हैं। ट्रेडर का दुख आखिर दूसरा ट्रेडर ही समझ सकता है, तो दिल की बात होती है इस अदालत में और देश दुनिया की बातें भी होती हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। कई सारे लोग अभी अभी जुड़ रहे हैं, कुछ लोग जुड़ने की प्रक्रिया में हैं। शनिवार है, थोड़ा सुस्ती का माहौल है, लेकिन धीरे धीरे करके सभी लोग आ रहे हैं। चलिए बातचीत को आगे बढ़ाएं, उससे पहले आपको कुछ चीजें बताना मेरा दायित्व है। तो सबसे पहले आइए दायित्व का निर्वहन कर लें। याद रखिएगा कि इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग, यानी निवेश करने से पहले उससे जुड़े सारे दस्तावेज, सारी जानकारी का अध्ययन करना आपके लिए बहुत अनिवार्य है, जरूरी है, और यह आपको निश्चित करना चाहिए। और जितने भी निवेश आप करते हैं वो हमेशा, और विशेष रूप से शेयर बाजार में अगर आप निवेश करते हैं तो वो बाजार के जोखिम के अधीन होते हैं, ये आपको समझना चाहिए। तो ये बातें, ये इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात जो हर सप्ताह आपको बताता हूं कि जिस किसी चार्ट का भी जिक्र हम लोग अदालत में करते हैं, बहुत सारे चार्ट्स की बात करेंगे, किसी भी चार्ट पर मेरी कोई भी खरीदने या बेचने की राय नहीं होती है। जिन चार्ट्स में कुछ इंटरेस्टिंग होता है, आपका कोई प्रश्न आता है, तो उन चार्ट्स की चर्चा हम लोग करते हैं कि उसको देखा कैसे जाए, इस चार्ट को समझा कैसे जाए, इस चार्ट में लेवल्स कहां इंपॉर्टेंट है, इसकी बात हर सप्ताह अदालत में हम लोग करते हैं। तो आइए इस सप्ताह भी ढेरों चार्ट्स का आकलन करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि बाजार क्या दिशा ले रहा है। तो आइए, सबका स्वागत एक बार फिर से कर लूं, और जो लोग बाद में इत्मीनान से रिकॉर्डिंग देखेंगे, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं अदालत को, और अदालत की शुरुआत आज हम करेंगे निफ्टी के चार्ट के साथ। एक सवाल आया है, उससे पहले तन्मय फडणीस साहब का सवाल उनका यह है कि प्राइस एक्शन और डिमांड सप्लाई जोन यूज करके क्या बेहतर ट्रेडिंग एक्यूरेसी को, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आज बड़े दो इंटरेस्टिंग सवाल, पहला सवाल आदित्य रस्तोगी जी ने किया था, दूसरा सवाल तन्मय जी ने किया था। दोनों प्रश्नों का मैं जवाब दूंगा। लॉन्ग टर्म में स्टॉक का सिलेक्शन, सेक्टर का सिलेक्शन कैसे हो, यह था पहला सवाल। और तन्मय जी का सवाल है कि डिमांड सप्लाई जोन और प्राइस एक्शन, इसकी महत्व कितनी है एक्यूरेसी बढ़ाने में। तो इन दोनों चीजों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए चार्ट्स का रुख करते हैं। तो लीजिए, आपके सामने है निफ्टी का चार्ट, और बिना रुके बिना थके नाबाद निफ्टी नए हाईज छूता हुआ आपको नजर आ रहा है। 22,000 के ऊपर पहली दफे वीकली क्लोज आता हुआ इस सप्ताह नजर आया। बड़ी उपलब्धि है, बाजार में शानदार तेजी है, और ये आपको दिखाई पड़ रहा है। और ये सारी समस्याओं के बावजूद है, इतने लोगों ने इतनी बार ये कह दिया कि बाजार जरूरत से ज्यादा बढ़ गया है, क्रैश आना तय है, गिरावट तय है, लेकिन बाजार इन चीजों से बेफिक्र नए हाईस बना रहा है। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं। सबसे पहले ही जान लीजिए कि अगर आप इस चार्ट को देखें, आप चार्ट देखने के बारे में कम भी जानते हो तो भी इतना तो पहचान ही लेंगे कि ये जो हाल का करेक्शन है, यहाँ एक सपोर्ट है, ये लेवल अब 21,300 है। पहले 21,000 के आसपास सपोर्ट था, अब ये संशोधित सपोर्ट जो है आपको 21,300 वीकली चार्ट पर नजर आएगा। 21,300 के नीचे वीकली क्लोज आता है, और मान लीजिए तुरंत आ जाता है, यानी कि यहीं से बाजार फिसल जाए और 21,300 के नीचे चला जाए, तो यहां डबल टॉप पैटर्न बन जाएगा। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है, बाजार 21,300 के ऊपर ही टिका रहता है, तो बाजार फिर से प्रयास करेगा नए हाइस बनाने का, और 22,500 ये बाजार के लिए अगला लेवल हो सकता है। तो इन स्तरों से भी महत्वाकांक्षी चार्ट है, ये एम्बिशियस है, उच्चाभिलाषी है, यानी ऊपर जाना चाहता है। ये चार्ट देख करके आपको पता लगता है कि इस चार्ट में ताकत है कि ये ऊपर जाए। तो इस चार्ट को देखिए गौर से, लेवल मार्क कर लीजिएगा 21,300 पर, ये रेखा अंकित करेंगे तो आपको चार्ट देखने में सहूलियत हो जाएगी। ये है निफ्टी का चार्ट। निफ्टी के बाद आइए बात करते हैं बैंक निफ्टी की। यह है बैंक निफ्टी। भाई कुछ सुधार इस चार्ट पर भी है, रेखाएं पहले की डली हैं, शायद पिछली अदालत की हो, और हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी में हम एक कंसोलिडेशन होता हुआ देख रहे हैं, जहां निफ्टी क्लियरली हायर बॉटम बनाता हुआ नए कीर्तिमान बनाने के लिए तत्पर है, तैयार है, उत्तेजित है। बैंक निफ्टी समय ले रहा है। बड़ा करेक्शन आ गया था बैंक निफ्टी में, अब उससे उभरने में कुछ समय लग रहा है। रेजिस्टेंस है 48,000 पर, बैंक निफ्टी फंसा हुआ है 46,600 के आसपास। ये लेवल्स पार हो जाएं तो 48,000 की ओर बैंक निफ्टी भी कुछ करेगा। इस चार्ट को भी गौर से देखिएगा, लेवल्स को विशेषता दीजिएगा। और हाँ, एक बात याद रखिए कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में यदि तुलना करनी हो तो निफ्टी के चार्ट में ज्यादा दम, ज्यादा ताकत, ज्यादा स्पष्टता दिखती है,
जो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा मुश्किल है ढूंढना। तो बैंक निफ्टी की तुलना में निफ्टी इज अ बेटर लुकिंग चार्ट, ये आपको साफ दिखता है। आइए बैंक निफ्टी के बाद आगे कुछ करते हैं और फिर निफ्टी की भी चर्चा करते हैं, जिसमें अब लोगों की रुचि अद्भुत हो गई है। ये आपके सामने फिर निफ्टी चार्ट अच्छा है। बैंक निफ्टी की तर्ज पर यह चार्ट भी एक मेजर रेजिस्टेंस से पहले रुका हुआ है। रेजिस्टेंस 20615 है। 20615 पार होगा तो फिर आपको 21300 21400 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो यह है आपके सामने फिन निफ्टी का चार्ट, इसको भी गौर से देखिएगा, समझिएगा। तो कुल मिलाकर के देखें तो निफ्टी इज स्ट्रॉन्गर, स्मॉल कैप निफ्टी इज स्ट्रॉन्गर, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी आर स्टिल कंसोलिडेटिंग। ये आपको चार्ट देखकर पता लगता है, लेकिन कोई भी संकेत इन चार्ट को देखकर ऐसा नहीं है कि आप बेवजह पैनिक करें। आपको याद होगा कि अभी 2 सप्ताह पहले जब करेक्शन चल रहा था बाजार में, उस समय लोग बड़ा पैनिक कर रहे थे। बैंक निफ्टी तेजी से नीचे आ रहा था, बैंकिंग शेयर्स की अच्छी खासी पिटाई हो रही थी, एचडीएफसी बैंक नीचे आता चला जा रहा था और लोग बड़े असहज हो रहे थे। उस समय भी चार्ट्स को अगर आपने तरजीह दी होती, याद होगा आपको कि हमने निफ्टी की रेंज की चर्चा की थी, अगर उस बात को आपने गंभीरता से लिया होता उस समय, तो किसी भी प्रकार की कोई चिंता, कोई फिक्र, कोई पैनिक आपको सताता नहीं और आप बिल्कुल प्रोफेशनली तटस्थ होकर सही निर्णय ले पाते। तो ये आपके सामने चार्ट है फिन निफ्टी का, यहां पर भी करेक्शन चल रहा है, कंसोलिडेशन चल रहा है, कोई खास चिंता की वजह नहीं है। तो कुल मिलाकर के देखें तो बाजार स्थिर है और टिका हुआ है, मेजर लेवल्स के ऊपर होल्ड कर रहा है, सारे एवरेजेस के ऊपर निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं। तो क्यूज पॉजिटिव हैं। असली जो मौके हैं वो छोटे मझोले शेयर्स में हैं। आपने देखा कि किस तरह की जबरदस्त तेजी हमने निफ्टी मिड कैप में, निफ्टी स्मॉल कैप में आती हुई देखी। निफ्टी स्मॉल कैप को एक नजर देखेंगे, देखिए क्या रिकवरी शानदार नीचे के लेवल से हुई। इसने इस चार्ट पर एक भी बड़ा रेड कैंडल आपको कई हफ्तों से बनता हुआ नजर नहीं आया, यानी कि निफ्टी स्मॉल कैप की तेजी जो है ये बिना रुके चल रही है। आइए निफ्टी मिड कैप को देखेंगे, ये आपके सामने निफ्टी मिड कैप है, निफ्टी मिड कैप 100 का चार्ट आपके सामने, और यहां पर भी आप देखेंगे कि शानदार तेजी इस सप्ताह आई। और इसको डेली चार्ट पर अगर आप देख लें तो आप देखते हैं कि भाई जो पिछले 3 दिन रहे, जबरदस्त आपको मिड कैप निफ्टी पर भी आता हुआ नजर आया। तो कुल मिलाकर चीजें ठीक हैं, बाजार की तेजी पुरानी हो गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इस पुरानी तेजी में ही करेक्शन भी आते हैं, ये भी हम सब जानते हैं। लेकिन तेजी पर शंका करना बड़ी मिस्टेक होगी, यानी कि चूक होगी। हमें प्रयास करना है कि इस तेजी का हिस्सा बने, इसमें पार्टिसिपेट करें, लेवल्स का ख्याल रखें। एक बार आप चार्ट पर लेवल अंकित कर देते हैं, सारी चिंता भूल जाती है, बिल्कुल चिंता चली जाती है जैसे ही आप रेखाएं ठीक से चार्ट पर अंकित कर लेते हैं। तो ये बात है निफ्टी की, बैंक निफ्टी की और सारे तमाम मेजर इंडाइसेस की। देश भर से लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बढ़िया, ग्रेट, बहुत शानदार, अद्भुत अद्भुत, धन्यवाद आप सभी का। बहुत ही शानदार संदेश आ रहे हैं, संदेशों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उस पर बात करेंगे, उससे पहले आइए एक दफे यूएसडी आईएनआर के चार्ट को देख लें। यह है डॉलर। भाई डॉलर तो बिल्कुल ही कोमा में चला गया है, आप देख रहे हैं कि बिल्कुल कई सप्ताह से बिल्कुल ही एक सीमित दायरे में शिथिल हो गया है डॉलर, और यह आपको चार्ट पर दिखता है 83 के आसपास। और देखिए हम इसको बहुत ही पॉजिटिव मानते हैं। आप पूछेंगे क्यों? देखिए क्या उद्देश्य होता है किसी भी सेंट्रल बैंक का? सेंट्रल बैंक का यानी हमारे यहां रिजर्व बैंक का उद्देश्य क्या है कि एक स्टेबल करेंसी हो। स्टेबल मतलब स्थिर हो, बेवजह के वॉलेटिलिटी ना रहे, फ्लक्चुएशंस ना आए। और अगर स्थिरता रहती है करेंसी में तो उस इकोनॉमी का विकास होता है, उसका आयात निर्यात सुचारू रूप से चलता रहता है। जो एक्सपोर्टर इंपोर्टर होते हैं उन्हें पता होता है कि किस प्रकार का करेंसी एनवायरनमेंट रहेगा और वो उसके लिए तैयार रहते हैं। स्टेबल करेंसी इज अ स्ट्रॉन्ग करेंसी। तो ये आपके सामने जो करेंसी की स्टेबिलिटी है ये बहुत ही पॉजिटिव संकेत है। तो जो लोग सोच रहे हैं यार डॉलर तो बिल्कुल रुक ही गया है, करेंसी में तो अब कुछ होता ही नहीं है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए बहुत मेहनत निश्चित रूप से सेंट्रल बैंक ने की होगी, तभी आपको ये देखने को मिल रहा है। तो 83 के आसपास करेंसी का स्टेबलाइजेशन, दिस इज अ पॉजिटिव साइन फॉर द मार्केट्स एंड द इकोनॉमी, और ये आपको होता हुआ दिख रहा है। तो यहां से भी अच्छे संकेत हैं कुल मिलाकर। हाँ, अगर और कमजोर हो गया डॉलर, रुपए में कुछ मजबूती आई तो अच्छा रहेगा, लेकिन 83 पर भी स्टेबल रहता है तो हमें कोई मलाल नहीं है। आगे बढ़ते हैं और इसके बाद बात करेंगे एक दफे यूएस मार्केट की। भाई देखिए डाउ जोन्स में तेजी जारी है, कोई खास बदलाव नहीं आया, उछल कूद हो रही है, थोड़ी उठापटक इन स्तरों पर होना लाजमी है। आफ्टर ऑल डाउ जोन्स जो है 36,000 से 38,000 हो गया, तो 3,000 अंकों की जो बड़ी तेजी डाउ जोन्स में हुई है ये भी कोई मामूली बात नहीं है। देखिए डाउ जोन्स के लिए ये बड़ा मूव है और इस बड़े मूव के बाद कुछ वॉलेटिलिटी का होना स्वाभाविक है। तो कुल मिलाकर पॉजिटिव संकेत आपको डाउ जोन्स से भी आते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर जैसी स्थिति पिछले सप्ताह थी कमोबेश वही है, कोई बदलाव डाउ जोन्स से नहीं है, कोई नेगेटिव सरप्राइज नहीं है। आइए नेस्डैक देख लेते हैं। देखिए नेस्डैक से एक संकेत लेना चाहिए। आपको याद होगा कि जब ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट नेस्डैक पर हुआ था 14,000 के आसपास, उस समय हमने इसी अदालत में, इसी मंच से हमने इस ब्रेकआउट की चर्चा की थी और उस समय एक रेखा डाली गई थी जो यहां 16,000 के आसपास आपको नजर आ रही है।
ये जो नीली रेखा है बिल्कुल इसके समीप अब नेस्डेक चला गया, यानी कि नेस्डेक अपनी बड़ी रेजिस्टेंस के करीब आ गया है, जिसकी उम्मीद हम लोग यहाँ 14,500 के स्तरों पर दिसंबर में कर रहे थे। तो नेस्डेक की जो तेजी है ये अपना एक लैप पूरा कर चुकी है, यानी इसने एक चक्र पूरा किया है और ये अब अपने पहले टारगेट के करीब नेस्डेक ट्रेड हो रहा है। तो अगर नेस्डेक इन स्तरों से थोड़ा करेक्शन ले ले तो बहुत आश्चर्य मत कीजिएगा, ये मत सोचिएगा अरे यार ये क्या हुआ। ये इस वजह से हुआ कि रेजिस्टेंस सामने मुंह बाय खड़ी है, 16,000 पे रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस के चलते नेस्डेक का थोड़ा सा कमजोर होना मामूली सी बात है। अगर 16,000 नेस्डेक पार कर जाता है और अच्छे से पार करता है तो आपको अच्छा उछाल नेस्डेक पर देखने को मिलेगा। तो नेस्डेक के इस चार्ट को विशेष रूप से देखिएगा, फॉलो कीजिएगा, 16,000 के लेवल्स पर ये लाइन जरूर अपने चार्ट पर अंकित कर लीजिएगा। यह है आपके सामने नेस्डेक। तो हमने ग्लोबल मार्केट्स की टोहली, अपने डोमेस्टिक मार्केट्स को अच्छे से समझा और हम देख रहे हैं कि कुल मिलाकर चीजें ठीक हैं, सामान्य है, पॉजिटिव है और हमें इसमें स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर ज्यादा फोकस करना है। तो यह है बाजार का सूरत हाल और हम देख रहे हैं कुल मिलाकर चीजें ठीक चल रही हैं। कई सारे प्रश्न आ रहे हैं अदालत के सामने, ढेरों सवाल लंबित हैं, तो सवालों पर मैं आता हूं, बातचीत करेंगे कुछ बड़े इंटरेस्टिंग चार्ट्स की। सुनील जायसवाल साहब आज हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनसे भी चर्चा करेंगे कुछ ही क्षणों में, लेकिन उससे पहले, और हाँ, आज का विषय हेज करके चलो। जी हाँ, बहुत जरूरी है। देखिए बाजार इन स्तरों पर है और आपके मन में कुछ दुविधा है, कुछ असंतोष है, कुछ डर लगा हुआ है, तो जरूरी है कि हेज करें। अब हेज करें तो कैसे करें? सुना तो कई बार है कि हेजिंग करनी चाहिए, लेकिन हेजिंग करने के मायने क्या होते हैं, कैसे हेजिंग की जा सकती है, क्या छोटे निवेशक भी हेजिंग कर सकते हैं, क्या हेजिंग करने के लिए जरूरी है कि डेरिवेटिव्स का ही सहारा लेना पड़ता है? इन सभी चीजों पर आज अदालत में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारा अदालत का आज कार्यक्रम होने वाला है, लेकिन उससे पहले कुछ चार्ट्स हैं जिनको आइए स्टडी करते हैं। तो फटाफट चार्ट्स की ओर दोबारा लौटते हैं। अच्छा, एक स्क्रीनिंग कैसे करें, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। लगभग ऐसा ही सवाल पहले आदित्य रस्तोगी जी ने भी किया था, तो इस सवाल का जवाब आइए सबसे पहले ले लेते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को सेलेक्ट कैसे किया जाए। बहुत सारे शेयर्स होते हैं, आप जानते ही हैं कि हमारे बाजार में 8,000 से ज्यादा शेयर्स हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में आप कितने शेयर ले लेंगे? किसी भी म्यूचुअल फंड को देखेंगे तो 10-15 शेयर उसमें होते हैं, किसी में 20 होते हैं। आपके लिए भी आप मान करके चलिए कि क्रिकेट टीम बनानी है तो 11-12 स्टॉक से ज्यादा नहीं हो सकते। अब किसी क्रिकेट टीम में मान लीजिए 24 सदस्य हो तो टीम कैसे खेलेगी? तो इसीलिए जरूरी है कि अगर आप टीम को खिलाना चाहते हैं और जिताना चाहते हैं तो उसके लिए एक सही संख्या में शेयर्स आपकी पोर्टफोलियो में, आपकी टीम में होना चाहिए और उसके लिए आपको एक बड़े सिलेक्शन में से शेयर को चुनना है। ये बड़ा भारी काम है। अब देखिए नेशनल सिलेक्टर्स होते हैं जो क्रिकेट टीम के लिए सदस्यों का चुनाव करते हैं और कितनी बड़ी प्रक्रिया है उसकी और कितनी मेहनत करते हैं, देश भर घूमते हैं और टैलेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। और आपको भी अपने पोर्टफोलियो के लिए जो चुनाव करने हैं उसके लिए थोड़ी मशक्कत तो करनी ही पड़ेगी, आखिर शेयर ही इतने ज्यादा हैं। सबसे पहले मान करके चलिए कि देखिए पूरे बाजार को अगर ढूंढने जाएंगे तो फिर आप कहीं खो जाएंगे, क्योंकि बाजार इतना बड़ा विशाल व्यापक हमारा विपुल बाजार है जिसमें इतने सारे शेयर्स हैं। तो अगर सभी में से आप चुनने बैठेंगे तो बड़ा कंफ्यूजन होगा। तो पहले आपको शॉर्टलिस्ट करना है, तो शॉर्टलिस्ट कीजिए और एक सीमित दायरे में अपने शेयर्स को रखिए, यानी कि आप इसी लिस्ट में से शेयर निकालेंगे ऐसा मान करके चलिए। उसके बाद चार्ट्स पर शेयर्स को परखिए और चार्ट्स पर परखने की पूरी एक विधा है। नहीं पता है कि कैसे आप चार्ट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, शेयर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, तो नौकरी से आजादी कार्यक्रम से जुड़िए और मध्यम से लंबी अवधि के लिए शेयर का चुनाव कीजिए। जब आप स्टॉक्स को सेलेक्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो कई चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। कंपनी के पुराने इतिहास को एक बार जरूर टटोलिए। हम लोग चार्ट्स पर शेयर्स का चुनाव करते हैं, लेकिन कंपनी क्या करती है, उसका अभी तक का इतिहास कैसा रहा है, वो बिजनेस ग्रोइंग है या डिक्लाइनिंग, स्टेबलाइज्ड बिजनेस है, इस तरह की चीजों पर आपको गौर करना पड़ता है। बड़ी अपॉर्चुनिटी कुछ उस कंपनी में बन सकती है कि नहीं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, इन तमाम चीजों पर कुछ समय जरूर बिताना चाहिए और सबसे महत्व दिया जाना चाहिए प्रमोटर की गुणवत्ता पर। जी हाँ, देखिए शेयर असल में कंपनी जो होती है वो उसके प्रमोटर के आधार पर चलती है, उसका विवेक, उसकी ऊर्जा होती है जो कंपनी में आपको प्रतिफलित होती हुई नजर आती है। तो अगर किसी भी कंपनी में निवेश करें तो प्रमोटर की पास्ट हिस्ट्री, बैकग्राउंड, उसकी और ग्रुप कंपनीज की परफॉर्मेंस, ये तमाम चीजें भी देखनी पड़ती हैं। और उसके बाद सबसे अधिक तरजीह आपको देनी है चार्ट्स को, और चार्ट्स के आधार पर, मध्यम से लंबी अवधि के चार्ट्स के आधार पर आपको निर्णय करने हैं। तो ये पूरा काम सिलसिलेवार ढंग से और पूरी एक योजनागत ढंग से करना होता है। तो लॉन्ग टर्म स्टॉक सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, सबसे बड़ी चुनौती आज के भारत में क्या है, आज के युग में क्या है, जहां इतनी सारी टॉप क्लास कंपनीज हमारे एक्सचेंजेस में लिस्टेड हैं और उनके मार्केट कैप भी रिलेटिवली कम है। तो सबसे बड़ी चुनौती होती है यार किसे चुने और किसे छोड़ दें। ये स्टोरी भी अच्छी लग रही है, ये चार्ट भी बड़ा अच्छा है, ये कंपनी भी लगती है आने वाले समय में अच्छा काम करेगी, तो आपको तय करना मुश्किल हो जाता है। चार्ट्स आपको वो विवेक देते हैं, वो ताकत देते हैं कि आप दो शेयर्स के बीच में तुलनात्मक विश्लेषण कर सकते हैं कि नहीं, इसके मुकाबले ये बेहतर है, इसमें रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा फेवरेबल है।
या इस प्रकार की कंपनी ऑलरेडी मेरे पास है तो शायद इसमें निवेश करना मुझे डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट देगा। इस प्रकार से बहुत विचार करने के बाद आपको पोर्टफोलियो निर्माण करना चाहिए। देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये जीवन पलट देती है, तो इसको गंभीरता से लीजिए, इसको हल्के में मत लीजिए कि कभी शाम को बैठे थे किसी ने कहा कि चलो ये ले लो, ये बढ़ जाएगा देख लेना, या कोई पिटा हुआ शेयर सामने नजर आया कि अरे हल्का फुल्का बढ़ा इसी को ले लेते हैं, इससे पहले भाग जाए। इस प्रकार से कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा जोड़ करके अगर आप एक पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो वो पोर्टफोलियो आपको बाजार से कमतर ही रिटर्न देगा, बेहतर नहीं दे पाएगा। और अगर बाजार से कमतर ही रिटर्न लाना है तो उससे बेहतर तो है कि निफ्टी का ईटीएफ बाय कर लें। निफ्टी के ईटीएफ से आप देखिए सीधे सीधे रिटर्न आ रहा है। निफ्टी का ईटीएफ 50 शेयरों का संग्रह है और जैसे निफ्टी चलेगी वैसे वो निफ्टी ईटीएफ चलेगा। तो बजाय इसके कि हम इतना मेहनत करें, इतनी मुशक्कत करें, इतने खतरे मोल लें, छोटे मझोले शेयर्स में जाएं, अगर आपका रिटर्न अंत में निफ्टी के रिटर्न से कमतर है, आपका रिस्क प्रोफाइल निफ्टी के रिस्क प्रोफाइल से कमतर है, तो फायदा क्या है फिर इतना प्रयास करने का। प्रयास करने का फायदा यह है जब आप निफ्टी से बेहतर रिटर्न लाने के लिए एक पोर्टफोलियो सजाते हैं, और उसके लिए करनी पड़ती है मेहनत, रिसर्च, अनुसंधान, और उसके लिए तैयार हो जाइए। और वो कैसे की जाती है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बड़ी आसानी से स्वयं से किया जा सकता है। और कैसे कर सकते हैं वो अगर आप इस चैनल के नियमित दर्शक हैं तो धीरे धीरे उसकी सलाहियत आप में आएगी, और उसकी चर्चा हम लोग निरंतर करते रहते हैं। और अदालत में भी हम बात करते हैं कि कैसे लॉन्ग टर्म शेयर्स का चुनाव किया जाता है। कुछ सवाल होते हैं जिनका जवाब एक सेंटेंस में देना मुमकिन नहीं होता है, इसीलिए पूरी बड़ी बात है और इसका जवाब भी बड़ा है, तो थोड़ा समय दीजिए, धीरे धीरे इस पर चर्चा करेंगे। चलिए अब आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा एक सवाल आया था और यह सवाल था टीवीएस सप्लाई चेन पर, तो आइए इसके चार्ट का भी एक बार व्यू करते हैं। जी हाँ, तो यह है टीवीएस सप्लाई चेन। भाई लिस्ट होने के बाद ये शेयर धाराशायी हो गया, बड़ी तेजी से गिरावट आई। कंपनी अच्छी है, ग्रुप बड़ा अच्छा है टीवीएस, लेकिन देखिए निरंतर गिरावट आ रही है, अंडर परफॉर्म कर रहा है। देखिए लिस्टिंग के समय अनेकों विवशताएं होती हैं, बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। समस्या ये होती है भाई कई सारे इन्वेस्टर्स होते हैं, उनकी सेलिंग आ जाती है, लोगों का लॉक इन होता है, वो लॉक इन जब तक नहीं समाप्त होता उस तरह की सेलिंग अब्सॉर्ब नहीं होती, मार्केट में हमेशा उसका ओवरहैंग रहता है। तो ये सारी चीजें रहती है जिस वजह से आपको ये जो इनिशियल परफॉर्मेंस है लिस्टिंग के बाद वो कई बार जैसा हम उम्मीद करते हैं वैसा नहीं होती है। और देखिए चार्ट के आधार पर नई लिस्टिंग के बारे में या जो शेयर हाल में लिस्ट हुए हैं बहुत ज्यादा आप कुछ कह भी नहीं सकते। उसकी वजह क्या है कि हमारे पास डेटा ही पर्याप्त नहीं है। अब डेटा ही पर्याप्त ना हो तो भला कोई क्या करे। आपके सामने डबल टॉप पैटर्न बना है, ये तो आप चार्ट पर देख ही पा रहे होंगे। अगर इस चार्ट को पहले थोड़ा गौर से देख लिया होता तो 213 के आसपास ये डबल टॉप दिख गया होता, तो अब ये जो गिरावट आई इससे कुछ आपका बचाव हो जाता। नहीं देखा तो चलिए कोई नहीं, जब जागे तभी सवेरा है। लेकिन इस चार्ट में समस्या है कि अभी तक पर्याप्त डेटा नहीं है। लिस्ट हुआ था अगस्त में और अभी चल रहा है फरवरी, मुश्किल से 5-6 महीनों का हमारे पास डेटा उपलब्ध है वीकली चार्ट्स पर। तो वीकली चार्ट के आधार पर कुछ भी इसके एनालिसिस करना उचित नहीं रहेगा। हाँ, रेजिस्टेंस जरूर चार्ट पर पहचान सकते हैं, बड़ी रेजिस्टेंस 227-28 के आसपास है। यहां पर जो लोग फंसे हुए हैं आईपीओ के बाद या जिन्होंने टॉप पर बाय किया वो सब बेचने का प्रयास करेंगे। तो ये 100 रुपए ऊपर जब चला जाएगा, जब कभी जाएगा, तब आपको यहां पर बड़ा बिकवाली का दबाव देखने को मिलेगा। और ये लेवल निकल गए, इसका मतलब किसी ने पहले सभी फंसे हुए लोगों को निकास दिया है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट होगा जब कभी ऐसा होता है। फिलहाल के लिए कमजोर चार्ट है, बाजार में तेजी दिख रही है, इतने और विकल्प हैं, तो वहां पर हम फोकस क्यों करें जहां पर क्लैरिटी नहीं है। आइए, क्लैरिटी एक और विषय पर होनी चाहिए जिस पर प्रश्न आया था हमारे एक और सदस्य का, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था। सवाल उनका यह था कि जो प्राइस एक्शन होता है या फिर कंजेशन जोन होता है या फिर डिमांड सप्लाई जोन्स होते हैं, अगर इनको देख करके ट्रेड किया जाए तो क्या एक्यूरेसी को बढ़ाया जा सकता है, 100% बढ़ाया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्राइस एक्शन। और जैसा कि कहा जाता है कि प्राइस भगवान से, यानी जो किसी भी शेयर का दाम है, उसकी कीमत है, उसमें देखिए सब कुछ, उस सभी चीजों का समावेश होता है। सारे प्रकार के पुल्स एंड प्रेशर्स उसमें रिफ्लेक्ट होते हुए आपको नजर आते हैं। तो हमेशा दाम को आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। और प्राइस का एक्शन मतलब ब्रेकआउट, सबसे ज्यादा फास्ट आपको वहीं पर मूवमेंट आता हुआ दिखता है। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि किसी भी बड़े मूवमेंट का पहले अगर आपको पश्चात सुनना हो तो उसके लिए वॉल्यूम पर आपको विशेष नजर रखनी चाहिए। वॉल्यूम पढ़ना अगर आप जानते हैं, वॉल्यूम पर आपकी अच्छी पकड़ है, वॉल्यूम के बदलते हुए संकेतों को आप पहचान पाते हैं, तो फिर देखिए आप सबसे पहले आते हुए मूव को भाप पाएंगे। उसके बाद अगर वॉल्यूम पढ़ने में आपकी महारत नहीं है या आपको समझ नहीं है तो फिर आपको प्राइस को ही देखना चाहिए। तो वॉल्यूम के बाद अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है या कोई चीज समय से बताती है तो वो है प्राइस। इसलिए प्राइस एक्शन की इंपॉर्टेंस को कब मत आंकिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिमांड सप्लाई जोन बेसिक चार्टिंग है जिसकी चर्चा निरंतर हम लोग करते रहते हैं। और मेरा ये मानना है, कई बार देखिए क्या है, हम बहुत से एडवांस कॉन्सेप्ट्स जान लेते हैं
और उसके बाद हमें ये चीजें बड़ी ही बुनियादी सी लगती है, हमें लगता है यार ये तो बड़ी बेसिक सी चीज है, सप्लाई जोन, डिमांड जोन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये कहाँ, इनमें अब यही देखना था तो फिर इतना कुछ पढ़ा क्यों, सीखा क्यों। देखिए ये जो बुनियादी चीजें हैं इनके महत्व को कम मत समझिएगा, बुनियादी चीजों से जो पता लगता है वो आपको सबसे इंपॉर्टेंस उसी को देनी है। तो बेस्ट एनालिसिस सिंपल बेसिक लॉजिकल एनालिसिस, और उसको हमेशा सबसे आगे रखिएगा, तरजीह दीजिएगा। चलिए एक सवाल इसके बाद आया था और ये सवाल था कैम्स पर, कैम्स यानी कि कंप्यूटर एड। आइए इसके चार्ट को भी देख लेते हैं। तो कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज यानी कैम्स, और कैम्स का ये वीकली चार्ट, इसको कन्वर्ट करते हैं कैंडलस्टिक्स में, और आप देख रहे हैं कि एक ब्रेकआउट आया था 2650 के ऊपर, इसी अदालत पे चर्चा हुई थी। लेवल का ब्रेकआउट होने के बाद आपने देखा कुछ दिनों तक स्टॉक कंसोलिडेट करने के बाद नीचे आया, सपोर्ट तक नीचे फिसलने के बाद वहीं से स्टॉक में दोबारा से तेजी बनी। तेजी इस तरह से बनी कि अब 2700 का भाव है और तेजी लगातार स्टॉक में कायम है। तो इस चार्ट को जरूर से स्टडी कीजिएगा। कैम्स देखिए बाजार का जो बेसिक ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उससे जुड़ी कंपनी है, और हम देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड्स में लगातार पैसा नया आता चला जा रहा है। हम देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर लोग शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं, कर रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है, और इन तमाम चीजों का लाभार्थी ये कैम्स है। तो कैम्स के चार्ट को जरूर से स्टडी कीजिए। यहां पर रेखा डाल दीजिएगा, ये है लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल पहले से अंकित है, 2645 पर ये रेखा डाल देनी है आपको। इस रेखा को डाल देने के बाद आपको देखेंगे चार्ट पढ़ना बड़ा ही आसान सहज सा हो जाएगा, कुछ खास फिर उसके बाद चार्ट में बचता नहीं है। तो एलओसी एक ऐसी एक सटीक रेखा है जिसको डाल देने से आपको यह पता होता है कि एग्जैक्टली चार्ट में किस स्तर की क्या अहमियत है। तो ये आपके सामने कैम्स का चार्ट है। रेजिस्टेंस कहां है इस चार्ट पर, तो यहां पर है, और ये 3700 का भाव है, काफी दूर है। 3700 के आसपास बड़ा अहम रेजिस्टेंस है जो 2021 में स्थापित हुआ था। चलिए तो ये बात हो गई कैम्स के चार्ट की। कई सारे चार्ट्स की चर्चा आज की अदालत में हमें करनी है, और हेजिंग पर भी आज विशेष चर्चा करनी है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग आज का सत्र होने जा रहा है। अच्छा, एक सवाल अभी इसके बाद आया, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, और ये हमारे सैकत लाहा जी ने पूछा है। और सैकत जी हमारे नियमित श्रोता हैं, लगातार आते हैं अदालत में, कभी भी मिस नहीं करते हैं, और हमारे NSA 8 के सेनानी भी रहे हैं सैकत जी। तो उनका सवाल ये है कि TRIL में आपका व्यू क्या है सर। TRIL यानी कि ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स, ये कंपनी का नाम है। तो आइए चार्ट देखते हैं TRIL। तो ये आपके सामने TRIL, क्या गजब का मूव इसमें देखने को मिला है, और इस चार्ट की चर्चा शायद हमने अदालत में पहले भी की है। लगातार स्टॉक आउट परफॉर्मिंग रहा है, जबरदस्त तेजी देखने को मिली, और TRIL आप देख रहे हैं कि 375 का हाई लगा लेने के बाद अब कुछ करेक्ट हुआ है। जबरदस्त चार्ट स्ट्रक्चर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, अब ये बात तय है कि बहुत बड़ी तेजी आ चुकी है। देखिए सही समय का इंतजार करना बेहद जरूरी होता है, और सही समय सही समय पर ही आता है। तो थोड़ा सा इंतजार करें सही मौकों का। चार्ट्स पर जो आपने सीखा हुआ है सैकत जी, उसका इस्तेमाल करके टाइमिंग करने का प्रयास करें। चार्ट हालांकि उम्दा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये आपके सामने चार्ट है TRIL का। आयोन एक्सचेंज, सचिन जी कह रहे हैं एक दफे इसके चार्ट पर भी नजर डालिए, आयोन एक्सचेंज। तो आइए आयोन एक्सचेंज के चार्ट को देखते हैं। यह आयन एक्सचेंज, और आयन एक्सचेंज के चार्ट को देखें तो एक बड़ा अपट्रेंड चल रहा था। अगर ट्रेंड लाइन डाली जाए सब ट्रेंड पर तो वो भंग होते हुए आपको नजर आई। अगर आप ट्रेंड लाइन इस तरह से डालते हैं तो आप देखते हैं भंग नहीं हुई, बल्कि ट्रेंड लाइन तक ही प्राइस आया है। तो एक्सेलरेटेड ट्रेंड लाइन अगर इस बॉटम से डालेंगे तो वो भंग हो गई, लेकिन ये जो करेक्शन के बाद अब ट्रेंड लाइन सपोर्ट पर प्राइस आता हुआ दिख रहा है, और शायद यही वजह है कि हमारे सचिन जी ने इस पर प्रश्न किया है। तो करें क्या, ठीक है, सबसे पहले तो एलओसी मार्क कर लीजिए, जिसकी सबसे ज्यादा महत्व होनी चाहिए इस चार्ट पर। एलओसी मार्क इस तरह से होगा, ये वो लेवल है, ये क्रिटिकल जोन है जहां पर दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये 467 के आसपास का स्तर है जिसको आपको महत्व देना है। ये लेवल अगर आप देखते हैं स्टॉक होल्ड नहीं कर पाता है, इसके नीचे निकल जाता है, तो फिर आपको इसमें करेक्शन आता हुआ दिख सकता है। इस लेवल को तरजीह दीजिए, और ये जो दो रेखाएं मैंने डाली हैं चार्ट पर, इसको अवश्य मार्क कर लीजिए। ये चार्ट आपके सामने है आयन एक्सचेंज का, जिस पर अभी अभी प्रश्न आया था। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। तो कई सारे सवालों पर हमने बातचीत की, कई सारे लोग जुड़ गए हैं, अदालत में खचाखच भरा हुआ है कमरा, लेकिन एक साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, वाल साहब। तो आइए देखते हैं क्या सुनील जी से हमारी बातचीत हो पा रही है। आवाज आ रही है सुनील जी? हेलो सर। हेलो हेलो सुनील जी, कहां से हैं आप? आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी सर, मुझे आपकी आवाज क्लियर आ रही है। होप आप मुझे भी सुन पा रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपको सुन भी पा रहे हैं, देख भी पा रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुनील जायसवाल जी। सुनील जी कहां से हैं ये बताइए। पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, और मेरे लिए बहुत ही लाइफ टाइम मोमेंट है जो कि मैं आपसे आज बात कर पा रहा हूँ। ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए। एक्चुअली सर मैं मध्य प्रदेश शहडोल जिले से हूँ, बट मैं एक IT MNC में काम करता हूँ। तो मैं यहाँ बैंगलोर में सेटल्ड हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया, ग्रेट। हाँ, तो हमारे सुनील जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो सुनील जी वक्त निकालने के लिए, आप IT में हैं तो आपके समय का तो बड़ा दबाव रहता होगा आप पर,
क्योंकि आईटी वाले जो लोग हैं उनके टाइम को लेकर के बड़ी चिंता रहती है, लेकिन उसमें से आपने सैटरडे के दिन समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात आपने कही कि आप एमपी से हैं और काम कर रहे हैं बेंगलोर में, और शेयर बाजार में कब आपका आगमन हुआ सुनील जी, ये बताइए। जी सर, मैं 2018 से एक्टिव हूँ ऐसे शेयर बाजार में। तो ऐसे मेरा कुछ बैकग्राउंड तो नहीं है पुराना कि हमारी फैमिली में, या कि हमारे एक्चुअली मैं एक छोटे से गांव से हूँ बेसिकली, तो वहाँ ऐसा कुछ इन्वायरमेंट भी नहीं है ये ट्रेडिंग का, या कि कोई जानता भी नहीं है। लेकिन एक्चुअली मैं अब आईटी में हूँ, एमएनसीज में काम कर रहा हूँ, तो जो अगर हमारे जो दोस्त लोग हैं उनके पास वो लोग करते थे, तो वहाँ से मुझे इंटरेस्ट आया। तो 2018 में मैंने अपना डीमैट अकाउंट खोला, और तब से ही मेरे अंदर इंटरेस्ट आ गया कि नहीं, इसमें तो है कुछ, इसे करना चाहिए। तो बट नॉलेज तो कुछ थी नहीं सर, कुछ भी नहीं पता था मुझे कि मतलब ये चार्ट क्या होता है, कैंडलस्टिक क्या है, कहाँ एंट्री करनी है, कहाँ एग्जिट करना है, ये सब चीज़ों की जानकारी तो नहीं थी। लेकिन तो फिर स्टार्टिंग में 2 साल कहना चाहिए, स्टार्टिंग के 2 साल तो बस जैसे न्यूज़ देखते या कि कहीं कुछ देखा, वो खरीद लिया और ले लिया और बैठे रह गए। थोड़ा सा जैसे ही प्रॉफिट हुआ 200-400 रुपए का, तो उसको बेच दिया कि बड़ा इसमें प्रॉफिट हो गया, और जिसमें लॉस हुआ उसको तो रखे रह गए। वही तो सही बात। ऐसी जर्नी थी। तो वहां पे ड्रॉबैक ये हुआ सर कि जो लॉस में थे, तो पहले नॉलेज नहीं थी, इसकी वजह से क्या होता था कि जिसमें नुकसान हो रहा है उसको मैं और लेता गया, मतलब हम कि कभी ना कभी तो बढ़ जाएगा, शायद बढ़ जाए, इस चक्कर में उसको और लेता गया, और एक टाइम पे उसकी वैल्यू, मेरे मतलब जो पोर्टफोलियो था, इतनी वैल्यू भी नहीं थी स्टार्टिंग में, बट उसका वेटेज बहुत हो गया। तो लॉस का वेटेज ज्यादा हो गया और प्रॉफिट का वेटेज तो था नहीं कुछ क्योंकि जो प्रॉफिट आता उसको तुरंत बेच देते, क्योंकि पता नहीं था। जी सर, तो फिर मैं न्यूज़ चैनल देखता था, जी बिज़नेस ऐसे देखता रहता, कभी जस्ट फॉर आइडिया के लिए कि कभी भी टाइम मिल गया तो देखता था। और आपका सर जब से ये चार्ट ऑफ द वीक आया ना, तो मैं आपको न्यूज़ चैनल से ही जानता हूँ, मतलब आप जब आया करते थे, जब भी रिजल्ट सीजन आता था, तो आपको शायद बुलाया जाता था सिर्फ उस टाइम, उस पीरियड के लिए। उस टाइम पे आप फुल टाइम नहीं थे जी बिज़नेस में। तो वहां से मैं आपका फैन था बहुत पहले से ही। फिर आपका जब चार्ट ऑफ द वीक आया, मुझे आप आज भी याद है, CDSL, अजंता फार्मा आपके स्टार्टिंग के चार्ट ऑफ द वीक्स थे। तो वहां से पूरा चेंज हो गया सर, जब आपने जो मतलब, फिर मुझे करीब 2 साल तो हो गए थे करते करते, तो थोड़ा बहुत तो मुझे आइडिया हो गया था, क्योंकि मैं बैकग्राउंड भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, तो थोड़ा बहुत तो मुझे आइडिया हो ही गया चार्ट का। लेकिन जो रियल चेंज आया जब आपका चार्ट ऑफ द वीक आए वहां से, तो वहां से जब आपने बताया कि चार्ट को कैसे देखा जाता है, क्या देखो, मतलब आपके जो चार्ट्स थे अलग ही रहते थे, मतलब जो मार्केट में जो हम लोग देखते थे और जो आप बताते थे, तो वो जो डिफरेंस था, वहां से पूरा चेंज हुआ। फिर आपका जो प्रोग्राम आया, चीजें चेंज हो गई फिर बहुत बढ़िया सुनील जी, गजब आए, बहुत बढ़िया आपकी जर्नी रही है। 2018 से बाजार में है सुनील जी, और सबसे अच्छी बातें जो सुनील जी ने कही, जो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, एक तो देखिए इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो थोड़ा लॉजिकल सोचने का इनको ऑलरेडी ट्रेनिंग है, इतने समय से कर रहे हैं, तो इन्होंने लॉजिकल अप्रोच शेयर बाजार को लेकर के अपनाई, पहले समझा, कुछ वक्त लगाया, बाजार में निवेश किया, और जबरदस्त परिणाम लेकर के आ रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सुनील जी। तो अब आपकी रणनीति क्या रहती है, अब कैसे निवेश करते हैं, व्हाट इज योर तो सर स्ट्रेटजी? फिर जैसे मैं तो आपसे जुड़ा ही हूँ, तो फिर मैं आपका जो NSA वेल्थ क्रिएटर पोर्टफोलियो है, तो उसका भी मैं पार्ट हूँ। तो मुझे अब लॉन्ग टर्म का तो टेंशन ही नहीं रह गया कि अब मैं उसका अब हिस्सा बन चुका हूँ, तो मुझे सोचनी नहीं है। तो जो मेरी स्ट्रेटजी रहती है सर, अभी सिर्फ ये पोजिशनल ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेड की रहती है। क्योंकि जब से मैंने आपका TKP सेशन ज्वाइन किया, तो वहां से जो मैंने जो सीखा ना कि हमें अपने आप को प्रॉफिटेबल बनाना है, तो मैं महीने मेरा प्रॉफिट ही रहता है, मैं कभी रेड मार्क में नहीं गया हूँ। ये जो चेंजेस आए वहां से, मतलब मेरे में, तो मेरी अब टेंशन वो हो गई है कि लॉन्ग टर्म क्या है। तो ऑलमोस्ट लास्ट अप्रैल से अभी ये फैब होगा, तब से मेरे हर एक मंथ में प्रॉफिट, मतलब कभी लॉस नहीं करता, मेरा एक फोकस बन गया है। और जैसा मैं अभी शुरू में भी कह रहा था, भाई 6 महीने अगर आप कंटिन्यूअसली प्रॉफिटेबल हो जाएं, तो मेरा अनुभव ये कहता है कि भाई आप एक अलग पायदान पर पहुंच जाते हैं, मतलब एक एमेच्योर से आप एक प्रोफेशनल हो जाते हैं। तो सुनील जी, आप इतने समय से निरंतर प्रॉफिटेबल है, और ईश्वर से हमारी कामना है कि ये आपकी विनिंग स्ट्रीक लगातार कायम रहे, तो इसी तरह प्रॉफिटेबल रहें और साल दर साल प्रॉफिटेबल रहें, ये आपका हम सबकी ओर से शुभकामनाएं, बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। तो एक बार बताइए सुनील जी, अब आपकी हाई प्रेशर जॉब है आईटी में, और काम आप इन्वेस्टमेंट और ये पोजिशनल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग का कर रहे हैं, तो इसमें कैसे आप सामंजस्य कैसे बिठाते हैं, कैसे दोनों चीजों को मैनेज करते हैं, सर, तो पोजिशनल ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है, मोस्टली जैसे आप मतलब ऑफिस होने के बाद शाम में आधे घंटे या 1 घंटे, तो मैं चार्ट्स को देख लेता हूँ। और मेरा जो अब स्विंग ट्रेड 75 मिनट जो हमने सीखा है TKP में, या कि फिर डेली चार्ट, इन्हीं 2 पे मेरा फोकस रहता है। तो मैं क्या करता हूँ सर कि जैसे अब मैं चार्ट देखता हूँ, और फिर उस पर जो अभी जो ब्रोकर्स, उस पर जो फैसिलिटीज आ गई है अलर्ट सिस्टम की, तो जैसे पैटर्न कोई बन रहा है, पैटर्न बेस्ड है, या कि कुछ भी मैं देखा कि एक डाइवर्जेंस है वॉल्यूम वगैरह में, या कि कुछ है, तो मैं क्या करता हूँ सर कि अपने मार्क कर लेता हूँ कि अगर ये शेयर इस स्टेज के ऊपर गया, इस प्राइस के ऊपर, तो यहाँ पे ब्रेकआउट है, एक तरह से कहना चाहिए ब्रेकआउट स्ट्रेटजी होगी। तो मैं जब भी देखता हूँ, तो मैं अलर्ट लगा के रख देता हूँ अपने पास। जैसे कभी अभी ऑफिस है तो नहीं देख पाऊंगा, कभी कॉल्स चल रही है कि कुछ इश्यूज, तो अलर्ट ट्रिगर हो जाते हैं। तो बस उसी हिसाब से फिर मैं अपनी मतलब प्लानिंग कर लेता हूँ आगे की, इन्वेस्ट करना है नहीं करना, क्योंकि मैं पहले से ही मार्क करके रखे रहता हूँ अपने पास।
बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और इन्होंने एक बड़ी अच्छी काम की बात बताई। आपको याद होगा पिछले सप्ताह हमारे साथ जुड़े हुए थे आदेश अग्रवाल जी, उन्होंने बड़ी अच्छी एक चीज बताई, बड़े लोगों के बहुत काम आई, बाद में भी मुझे बड़े सारे संदेश मिले। उन्होंने एक बात बताई कि भाई वो क्या करते हैं कि जो भी चार्ट उन्हें उस दिन अच्छे लगते हैं उनका एक फोल्डर बना के चार्ट को सेव कर लेते हैं, और उसके बाद अगले दिन जो चार्ट पसंद आते हैं उनको भी फोल्डर बनाकर सेव कर लेते हैं अपने कंप्यूटर में। 3 दिन बाद 5 दिन बाद जब उन्हें देखना होता है कि अरे 16 तारीख को मुझे कौन कौन से चार्ट अच्छे लगे थे, तो फोल्डर क्लिक करते हैं, वो सारे चार्ट सामने आ जाते हैं। ये अगर कोई करे तो बड़ा फायदा होगा उसको, क्योंकि पुराने चार्ट्स जो आपको उस समय क्या दिखा था चार्ट पर, ये आपको याद रहेगा, क्योंकि उस समय का स्क्रीनशॉट जो है वो आपके सामने आपको नजर आएगा। बड़ी काम की चीज बता के गए। और हमारे आज सुनील जी ने जो बात बताई इस पर भी जरूर ध्यान दीजिएगा, ये भी रियल लाइफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं जो धीरे धीरे करके खुद से सीखे गए हैं। तो ये कहते हैं कि अलर्ट लगा देते हैं। तो अब देखिए अलर्ट लगाने से क्या है, एक तो आपको ये पता है कि आप अपना काम बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, चार्ट ऑलरेडी कंप्यूटर ट्रैक कर रहा है, जैसे ही ब्रेकआउट होगा इनके पास संदेश आ जाएगा। तो ब्रोकर के सॉफ्टवेयर के जरिए चार्टिंग सॉफ्टवेयर में भी अलर्ट सेट किए जा सकते हैं। तो अगर आप कोई चार्टिंग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें भी अलर्ट की आजकल सुविधा है, तो उसमें अलर्ट सेट कीजिए, अलर्ट खुद ब खुद आपको सूचित कर देगा, और उसके बाद आप चार्ट देखेंगे तो आप स्क्रीन पर कम समय लगाएंगे। स्क्रीन पर जैसे ही आपका समय कम हो जाएगा आप देखेंगे रिजल्ट्स खुद ब खुद बेहतर होने लगेंगे, मेंटल एनर्जी भी कंजर्व होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज कह गए हैं सुनील जी। तो सुनील जी ये आप करते हैं, लगातार अपने अलर्ट सेट कर देते हैं और उसके बाद दफ्तर से आने के बाद चार्ट्स देखते हैं? जी सर, कभी ऐसा नहीं है कि अब कभी कभी काम भी कम रहता है, ऑफिस का काम अप एंड डाउन तो चलते रहते हैं, तो कभी मौका मिल जाता है तो बीच में भी देख लेता हूँ, बट हाँ मोस्टली मैं ऑफिस आवर्स के बाद ही करता हूँ, या कि फिर वीकेंड्स में सैटरडे संडेज देख लेता हूँ। और मेरे अपने नोटबुक भी रहते हैं, मैं लिख भी लेता हूँ कभी कभी कोई चार्ट जो बहुत ही अच्छा लग रहा है और उस पर अपना क्या पैटर्न बना हुआ है, अभी किस प्राइस पे है, तो कभी स्टडी भी करना होगा मुझे सीखना कि अच्छा हमने इसे क्यों लिया था, तो वो सब चीजें भी बात के लिए काफी अच्छी रहती हैं। बहुत तो ये बढ़िया, सब चीजें जिसको मेंटेन करता जर्नलिंग हूँ मैं। कहते हैं। तो जर्नलिंग करते हैं हमारे सुनील जी। जर्नलिंग मतलब कि जो आपने ट्रेड देखा, चाहे लिया हो न लिया हो, उसको लिखते रहिए कि भाई मैंने इस समय देखा था। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सुनील जी, और साथ में अपनी जॉब भी कर रहे हैं। तो सुनील जी कब चाहते हैं, अब आगे आपकी योजनाएं क्या हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को लेकर क्या सोचते हैं, क्या इरादे हैं आपके? इरादा यही है सर कि इसी में एक मतलब आगे बढ़ना है मुझे। अभी तो जर्नी स्टार्ट है और अभी अच्छा सब ठीक भी हो रहा है, थोड़ा और ग्रो हो जाए थोड़ा, और इसके बाद फिर इसको कंटिन्यू करना है, यही मेरा बहुत बहुत बढ़िया, उद्देश्य है। और ईश्वर करे आपकी सारी योजनाएं सफल हो, और हम सबकी जी ओर सर। से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। यू आर जी डूइंग सर। वंडरफुल वर्क, मेहनत से कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, तो जी सफलता सर। निश्चित आपको मिलेगी। धन्यवाद सुनील जी, थैंक यू सो मच, आज अदालत में थैंक जुड़ थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत ही बड़ा मोमेंट है मेरे लिए, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। तो ये हमारे सुनील जायसवाल साहब थे, और बेंगलोर में आईटी में काम करते हैं, साथ में आप निवेश करते हैं, और निवेश की यात्रा भी इनकी बड़ी उतार चढ़ाव की रही है, और लेकिन धीरे धीरे करके अपनी ट्रेनिंग और अपनी जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है उसका इस्तेमाल करके एक लॉजिकल तरीके से ये अब इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग को प्लान कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और साथ में जुड़े हुए हैं हमारे स्मॉल केस के साथ भी, और उसके जरिए लंबी अवधि का निवेश कर रहे हैं। वाह, चलिए, तो इस बीच देखिए सवाल कई सारे आए, और कुछ एक सवाल आ रहे हैं। ठीक है, एक सवाल है कि चलिए, एक साहब है जो लगातार प्रश्न कर रहे हैं, अमित वर्मा साहब का सवाल है वेदांता पर, तो आइए फटाफट वेदांता की भी बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, और हाँ हेजिंग की बात करेंगे। तो वेदांता की चर्चा सबसे पहले ही आपके सामने चार्ट है वेदांता का। भाई देख रहे हैं आप बाजार कहां पहुंच गया, स्टॉक्स लाइफ टाइम हाई पर हैं, रोज नए कीर्तिमान बना रहे हैं, वेदांता वहीं पर अटका हुआ है। अब यहां पर देखिए एक रेखा मैंने जरूर डाली थी 213 रुपए पर, और 213 पर ये जून 2022 में और फिर अक्टूबर में पिछले साल आपने देखा कि इसी लेवल से टकराकर वापस तेजी बन गई। तो लेवल तो वैलिडेटेड है, लेकिन आप इस चार्ट को देखें और निफ्टी को देखें, निफ्टी से इसकी तुलना करें, तो आप देखेंगे कहां निफ्टी और कहां वेदांता। तो वहां रहना चाहिए जहां ताकत हो, जहां पर निफ्टी से बेहतर प्रदर्शन होने की संभावना हो, जहां बड़ा पैसा बनने की संभावना हो, तो बेहतर शेयर का चुनाव करें। स्टॉक सिलेक्शन ही पूरी कुंजी है, और शेयर का चुनाव अच्छे से होना चाहिए। रहा सवाल वेदांता का, तो लाइन कंट्रोल तो पहले की मार्क हो रखी है, इसको आप भी चार्ट पर अंकित कर लें। तो ये आपके सामने वेदांता का चार्ट, और इस पर आया था एक प्रश्न जिसका जवाब तुरंत हमें दिया है। अच्छा, अरे वाह, बहुत बढ़िया, जानवी है, और जानवी जी प्रश्न कर रही है कि कम इनटू माय ट्रेडिंग रूम में आपके साथ ट्रेड करने का मौका हम लोगों को कब मिलेगा। अरे सालों से इसका इंतजार कर रहे हैं, बहुत जल्द जानवी, इसकी भी योजनाएं हमारी चल रही हैं, थोड़ी लेट हो गई है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, बहुत जल्द हम लोग कम इनटू माय ट्रेडिंग रूम में मिलेंगे। और ऐसा आयोजन हमने पहले एक दफे किया था दिल्ली में, और बड़ा बड़ा जबरदस्त रिस्पॉन्स आया, बहुत शानदार, बहुत आनंद आया, और ट्रेडर्स के साथ साक्षात भेंट हुई। और कम इनटू माय ट्रेडिंग रूम में हम लोगों ने ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में ट्रेड करके देखा, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन हुआ था, और दोबारा से होगा, और उसकी जानकारी मैं अवश्य आप लोगों को दूंगा। तो बहुत अच्छा सवाल आपने भी किया है जानवी। अच्छा, इसके बाद प्रश्न कई सारे आ रहे हैं। अच्छा, एक प्रश्न हमारे दिनेश जी पूछ रहे हैं, सवाल उनका है कि भाई व्हेन इज द नेक्स्ट टीकेपी। तो टीकेपी भी बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है, टीकेपी हर क्वार्टर में शुरू होता है, और इस क्वार्टर का टीकेपी अब बहुत जल्द शुरू हो जाएगा, तो उसकी भी जानकारी आपको अदालत में निश्चित मिलेगी। तो दिनेश जी उसमें निश्चित रूप से जुड़ जाइएगा, वो टीकेपी
का अगला सीजन होगा। अच्छा, इसके बाद अच्छा, एक सवाल कर रहे हैं निशांत खोसला जी। ये लिख रहे हैं, सर नौकरी से ज्यादा 8 की ट्रेनिंग ने कमाल किया है। सिर्फ चार्ट देखकर 1 साल में निवेश के मैंने 123% रिटर्न हासिल किया है। मेरे पिताजी ने भी पीछे एनएसए हुआ था, वो ज्वाइन किया था। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको और आपके पिताजी को निशांत जी, बहुत बड़ी उपलब्धि है और आप लोग सीख रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। आमतौर पर लोग सीखने से कतराते हैं। कई लोगों को यह गलतफहमी होती है कि उन्हें सब पता है, यानी सीखने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप सीखना बंद कर देते हैं तो आप जीना भी बंद कर देते हैं। तो बहुत बड़ी बात है खोसला साहब, आपकी इस मेहनत, निशान जी आपकी और आपके फादर की बड़ी बात है कि आप लोग सीख रहे हैं, सीख कर काम कर रहे हैं, और जो मेहनत करता है सफलता उसे निश्चित मिलती है। तो निशान जी, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, और उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाला साल 2024 भी जो चल रहा है ये भी आपके लिए बहुत मंगलमय हो और आपके इस साल के भी रिटर्न्स शानदार हों, ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं। नौकरी से आजादी सीजन 8 के सेनानी है निशान जी। अच्छा, इसके बाद पीएनबी हाउसिंग का चार्ट, आइए इसका भी जिक्र करेंगे। 2-4 और प्रश्न पहले के लंबित हैं, उनको निपटा लेने के बाद हेजिंग की चर्चा करेंगे। तो समय गंवाए बिना आइए चार्ट्स का रुख करते हैं। तो देखिए, एक चार्ट जिसकी चर्चा हमने की थी वो है वेदांता। वेदांता के बाद आइए एक चार्ट का जिक्र और करेंगे, और ये चार्ट है एसएमएल ईसुजू। क्षमा कीजिए, ये आपके सामने एसएमएल ईसुजू क्या चार्ट है, गजब की तेजी देखने को मिल रही है। मुझे याद पड़ता है कि सालों बीत गए और एसएमएल ईसुजू में कुछ भी नहीं हुआ, अंडर परफॉर्म ही करता रहा। देखिए 2015 से स्टॉक को देखें तो आपने देखा फ्रॉम 2015 टू 2020 ये स्टॉक लगातार गिरता ही रहा। 1200-1300 से घटकर 300 रह गया। फिर जब ये चलने पर आया तो भी धीरे धीरे करके चला। इसने बहुत समय लगाया बेस बनाने में, और उसके बाद जब इसने रफ्तार ली अप्रैल के महीने में, वहां से आपने देखा 1 साल से भी कम अवधि में स्टॉक डबल हुआ। तो जबरदस्त तेजी ईसुजू के चार्ट पर देखने को मिल रही है। इसको एक बार मंथली चार्ट पर भी देखते हैं, और मंथली चार्ट पर आप देखेंगे तो अभी 2-3 महीने पहले इसमें मंथली ब्रेकआउट हुआ था। उसके बाद कुछ करेक्शन 1 महीने का हुआ, वापस से तेजी इस महीने बनती दिख रही है। तो अच्छा इंपॉर्टेंट चार्ट है, जरूर से स्टडी कीजिए एसएमएल ईसुजू। अभी अभी सवाल आया। हाँ, अब सवाल है कि एलओसी कैसे डालें। तो भाई एलओसी यहां डालनी पड़ेगी। यह है 1275 रुपए का भाव। यहां पर एलओसी डालिए, और ये एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल इस चार्ट पर है। तेजी है, हाई बॉटम बन रहे हैं, तो चार्ट अच्छा है, और मंथली चार्ट पर भी बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये सवाल अभी भी आया। इसके बाद एक सवाल था, और ये निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स निपॉन, ये इस पर प्रश्न है कि निपॉन पीएसयू बैंक, अच्छा पीएसयू बैंक ईटीएफ लिया है इन्होंने, और प्रश्न इनका ये है कि ये इसके लिए निफ्टी पीएसयू इंडेक्स का चार्ट देखिए साहब। निफ्टी पीएसयू ईटीएफ का अगर आप चार्ट देखेंगे तो चार्ट उतना क्लियर नहीं दिखेगा आपको, लेकिन अगर आप निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स का चार्ट देख लेंगे तो उससे आपका काम बन जाएगा, क्योंकि सारे जो ईटीएफ होते हैं वो बेंचमार्क किसी इंडेक्स को ही ट्रेड कर रहे होते हैं। तो ये इससे जुड़ा हुआ है। ये ईटीएफ का चार्ट है वीकली, इसकी चर्चा हम लोग महीनों से करते आए हैं, अदालत में भी, चार्ट ऑफ द वीक में भी। तो लगातार इसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। जब ये 4000 के भी नीचे था उस समय से, अब ये 7000 को पार करके नए कीर्तिमान बना रहा है। जबरदस्त तेजी सरकारी बैंकों में देखने को मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि इस प्रकार की तेजी सरकारी बैंकों में अंतिम बार मैंने कब देखी थी, मुझे याद ही नहीं पड़ता है कि ऐसी तेजी भी कभी सरकारी बैंकों में देखने को मिली थी। तो अब देखिए काफी बढ़ गए हैं बैंक। सब आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना होगा। तो इस चार्ट पर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए, और जैसे जैसे तेजी आ रही है उस स्टॉप लॉस को रिवाइज करते चलिए, और उस स्टॉप लॉस के आधार पर आपको इसको चार्ट को स्टडी करना है। ये निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स का चार्ट है, और इसी से जुड़ा निपॉन का ईटीएफ आपने बाय किया हुआ है। पीएनबी हाउसिंग, आइए इस चार्ट को देखते हैं। ये पीएनबी हाउसिंग का चार्ट है। बहुत पोटेंशियल है इस चार्ट में, लेकिन हमने देखा है कई बार मिसस्टार्ट्स होते हैं, ब्रेकआउट होता है, टिकता नहीं, फिर नीचे आ जाता है। इस दफे भी ये हुआ, ब्रेकआउट तो बड़ा शानदार था लेकिन टिका नहीं, वापस से थोड़ा स्टॉक नीचे सरक रहा है। सपोर्ट कहां दिखता है? सपोर्ट अब 710 रुपए पर दिखता है, तो इसको लाइन ऑफ कंट्रोल मान लें। ये 710 का लेवल है, इसको लाइन ऑफ कंट्रोल मान करके चार्ट को स्टडी करें। फॉल्स ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया है, वापस से 825 के ऊपर स्टॉक तेज होता है, तब इसमें दोबारा से आपको ताकत आते हुए नजर आएगी। फिलहाल के लिए थोड़ा कमजोर चार्ट है पीएनबी हाउसिंग का। अच्छा, एक सवाल ग्रेफाइट पर भी आया है, झट से उसको भी निपटा ले। ये ग्रेफाइट का चार्ट है वीकली। अब इस चार्ट को देखेंगे गौर से तो क्या दिखता है भाई, ब्रेकआउट आया, और ब्रेकआउट आने के बाद स्टॉक न केवल ग्रेफाइट में बल्कि इस पूरे स्पेस में जितनी कंपनियां हैं सबके चार्ट्स पर आपको ताकत लौटती हुई नजर आई। और एक बात यह है कि इस पूरे स्पेस ने इस तेजी में हिस्सा नहीं लिया, तो अब शायद इनकी बारी चार्ट पर है। ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल मार्क करें। इस तरह के चार्ट पर लाइन ऑफ कंट्रोल की बहुत अहमियत होती है। कई बार जो ब्रेकआउट लगते हैं वो कायम नहीं रहते हैं, टिके नहीं रहते हैं, तो लाइन ऑफ कंट्रोल यहाँ मार्क कर लें और इस चार्ट को स्टडी करें। चार्ट है आपके सामने ग्रेफाइट इंडिया का, जिस पर अभी अभी एक सवाल आया। अच्छा, अमित गुलबानी साहब का सवाल है कि इन्होंने पॉलीकैब में बिकवाली की थी, शॉर्ट किया इन्होंने, और
ओके, पीटीसी इंडिया में और पॉलीकैब 2 चार्ट्स हैं जिनमें इनका इंटरेस्ट है। तो आइए पीटीसी के चार्ट को देखते हैं झट से। यह है पीटीसी, और पीटीसी में आई है बड़ी जोरदार गिरावट पिछले सप्ताह। इसी सप्ताह जब बाजार में तेजी बन रखी थी, पीटीसी गिरा है कोई 14%, तो बड़ी गिरावट आई है। और आपने गिरावट में इसमें शायद निवेश किया, तो अब यहां करें क्या? तो देखिए, सबसे पहले तो चार्ट्स को देखें। चार्ट पर हमने एलओसी पहले डाली हुई है। अब उस एलओसी से तो देखिए शेयर कहीं का कहीं हो गया, डबल हो गया। डबल हो जाने के बाद अब करेक्ट हो रहा है। तो अभी क्या करें? वेट एंड वॉच करें। रेखाओं का खेल है मुकद्दर, और उसी तरह चार्ट्स पर भी रेखाएं डालना बहुत जरूरी है। तो सही रेखाएं डालेंगे तभी आपका चार्ट रीडिंग में सुधार आएगा। यहां पर 150 रुपए के आसपास रेखा डालें, एक रेखा डालें यहां पर 240। स्टॉक को वक्त दें थोड़ा सेटल हो जाने का, वापस से बेस बनाएगा शेयर, बेस बनाएगा तब लाइंस को रिवाइज कीजिएगा। ये आपके सामने पीटीसी इंडिया का चार्ट है। चलिए, इसी के साथ अब समय आ गया है कि हम चर्चा करें अबाउट हेजिंग। और हेजिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार हम सुनते हैं कि लोगों का ये मानना है कि भाई हेजिंग तो बड़े निवेशक कर सकते हैं, जो डेरिवेटिव्स में काम करते हैं वही हेजिंग करते हैं, जो छोटे निवेशक हैं, ट्रेडर्स हैं, उनके लिए हेजिंग का क्या मतलब? तो देखिए, सबसे पहले तो ये जान लें कि हेजिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, सभी के लिए जरूरी है। समय समय पर हेज करना ही पड़ता है। हेजिंग होता क्या है इसको समझिए। हेजिंग है अपने रिस्क को मैनेज करने को, बेहतर ढंग से स्टॉक के अपने रिस्क को मैनेज करने को हेजिंग कहते हैं। आपके पास कोई पोजीशन है जिसको आप एग्जिट नहीं करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर एक बार के लिए फर्ज कीजिए आपने कोई शेयर खरीदा हुआ है, लेट्स से एचडीएफसी बैंक लिया था आपने किसी जमाने में, बढ़ रहा था, बहुत अच्छा शेयर था, आपको पता था बैंक उम्दा है, टॉप क्वालिटी, देश का सबसे उन्नत बैंक है, आपने खरीद लिया, तेजी आई अच्छी खासी। लेकिन उसके बाद आपने क्या देखा कि स्टॉक कुछ समय के लिए अंडर परफॉर्म करने लगा, या उसमें कुछ खबरें ऐसी आई जो नेगेटिव हैं। अभी भी आपको बैंक का लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर अच्छा लगता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में कुछ आपको गिरावट की उम्मीद है, कुछ करेक्शन आ सकता है, चार्ट पर सेल संकेत आ रहे हैं। तो करें क्या? ऐसे में आप हेज करके चल सकते हैं, जिससे ये जो तात्कालिक शॉर्ट टर्म गिरावट है ये आपको मेंटली आपको स्ट्रेस ना दे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो के त्यों बने रहे, और शॉर्ट टर्म में इस गिरावट में आप कुछ पैसा कमा लें। शेयर वापस से तेज हो जाएगा लॉन्ग टर्म में, फिर उसको होल्ड कर लेंगे। इस प्रकार से आप शॉर्ट टर्म मूव्स को बेटर ढंग से उसको ऑप्टिमाइज कर पाते हैं। साथ में ये जो शॉर्ट टर्म चेंजेस होते हैं ट्रेंड के, इससे बिना विचलित हुए, बिना परेशान हुए आप इसका भी फायदा उठा सकते हैं। और जो व्यक्ति हमेशा ट्रेंड के साथ चलता है उसका कल्याण होता है, उसको पूरा मूव कैप्चर करने में मदद मिलती है। तो इसीलिए जरूरी है कि आप हेज करके चलें। मान लीजिए कोई शेयर आपने लिया हुआ है या आपका पोर्टफोलियो है। अब आप देखेंगे इस साल आम चुनाव होंगे। जब चुनाव होंगे तो उस समय क्या होगा कि एक कहीं ना कहीं डर तो रहेगा कि यार चुनाव में कहीं कोई उलटफेर तो नहीं हो जाएगा, कहीं चुनाव के बाद बाजार अचानक से गिरने तो नहीं लगेगा। अब इस खतरे के मद्देनजर अगर आप उस खतरे पर एक इंटेलिजेंट रिस्क लेकर के चल रहे हैं, आपका पोर्टफोलियो है या आपकी पोजीशंस हैं, तो उसको हेज करना जरूरी है। तो हेजिंग से कतराए ना, ये मत सोचिए कि हेजिंग आपके लिए नहीं है, हेजिंग सबके लिए है। बाजार में टिकना है, लंबी पारी खेलनी है, तो जरूरी है कि आपको हेजिंग के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। मेरा ऐसा विचार है कि हेजिंग पर मैं पूरा वीडियो लेकर के आऊंगा आपके लिए, और हेजिंग असल में कैसे की जाती है इस पर हम लोग विस्तार से वीडियो में बात करेंगे। लेकिन इसकी बुनियादी जानकारी आपके पास होना चाहिए। हेजिंग के प्रति एक ओपन माइंड रखिए, इसके बारे में पढ़िए, सीखिए, समझिए कि हेजिंग की कैसे जाती है। बहुत ढंग से हेजिंग की जाती है। अगर आपको लगता है कि हेजिंग केवल डेरिवेटिव्स के जरिए होती है तो गलत है। आप इनफैक्ट आप देखिए, जो हम ये स्टॉप लॉस रखते हैं ये भी एक तरह की हेजिंग है। हमने रिस्क लिया, लेकिन हमने अपने रिस्क को मिटिगेट कर दिया, उसको सीमित कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया। हमने कहा कि भाई ठीक है, ये लेवल कटेगा, हम निकल जाएंगे, हमारा रिस्क जो है सीमित हो गया, ये हेजिंग है। उसी प्रकार से मान लीजिए आपने कुछ शेयर्स लॉन्ग किए हुए हैं और उनके अगेंस्ट आपने कुछ अन्य कमजोर शेयर्स को शॉर्ट किया हुआ है, जिसको लॉन्ग शॉर्ट कहते हैं, ये भी एक तरह की हेजिंग है। अगर आप शेयर खरीद के कॉल्स या किसी प्रकार का डेरिवेटिव सेल करते हैं, उसको भी हेजिंग कहते हैं। अगर आप पुट ऑप्शन खरीद के अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, कि मान लीजिए आपको लग रहा है कि कल जो है बजट आने वाला है, आज आपके पोर्टफोलियो है, आप सोचते हैं कल के लिए केवल एक पुट ऑप्शन खरीद लेते हैं बीमा के तौर पर, और जब ये इवेंट निकल जाएगा तो इसको एग्जिट कर जाएंगे। इस प्रकार से अगर आप 1 या 2 दिन के रिस्क को मैनेज करने के लिए पुट ऑप्शन खरीदते हैं तो ये भी हेजिंग कहलाता है। तो हेजिंग के बारे में सोचिए, आज का दिन लगाइए, आज तो शनिवार है और कल है रविवार, आप फुर्सत से हैं, तो आने वाले 2 दिनों में हेजिंग के बारे में पड़ताल कीजिए, पता कीजिए कि हेजिंग असल में कैसे होती है, हेजिंग के क्या रूपरेखा है, क्या मापदंड है। तो जब आप इस बारे में सोचेंगे तो आपको नए आइडियाज मिलेंगे, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स पता लगेंगे, अपनी गलतियां दिखेंगी कि अगर यार मैंने हेजिंग कर ली होती उस समय तो ये जो बड़ी चोट लगी थी उस शेयर में वो नहीं लगती। आप कम से कम बाजार में टिके रहेंगे, बड़ी चोट से अपने आप को बचा लेंगे। मेरा अनुभव क्या कहता है, देखिए हर भांति के निवेशक जब शुरू करते हैं उनमें बहुत पोटेंशियल होता है, बहुत आगे तक जाने की ताकत होती है, लेकिन कोई एक बड़ा जलजला, कोई एक बड़ी चूक, या फिर कहीं पर अनलकी होकर के बड़ा नुकसान झेल लेते हैं, और उस नुकसान की वजह से फिर आगे ट्रेड नहीं कर पाते हैं, बाजार से बाहर हो जाते हैं।
तो इसीलिए याद रखिए, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना बेहद जरूरी है और उसके लिए हेजिंग इंपॉर्टेंट है। तो हेजिंग के बारे में आने वाले 2 दिनों में विचार कीजिए और इस पर विस्तार से वीडियोस में लेकर के आऊंगा। अगर आप कमेंट में लिखेंगे कि हाँ हमें हेजिंग का वीडियो चाहिए, तो हेजिंग के वीडियो पर मैं बिल्कुल काम कर रहा हूं और बहुत जल्द इस पर हम लोग और विस्तार से वीडियोस के माध्यम से चर्चा करेंगे। लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा कि हेजिंग इज फॉर यू, यू हैव टू थिंक अबाउट इट, बिल्ड अ प्रॉपर हेजिंग प्लान। पोर्टफोलियो छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो, हेजिंग के बारे में गंभीरता से विचार कीजिए। ये आप में और एक प्रोफेशनल में अभी फर्क है। प्रोफेशनल ट्रेडर हेज करके चलता है, उसकी रिस्क एपेटाइट आपसे ज्यादा है, उसने तो बाजार में इतना पैसा कमा रखा है, लेकिन फिर भी वो हमेशा अपनी पोजीशंस को हेज रखता है। तो उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होगी। आपको भी हेजिंग के बारे में विचार करना है, सोचना है। चलिए, तो यह है आज का हमारा विषय हेजिंग, जिस पर अभी हमने बात की, ढेरों चार्ट्स पर चर्चा की, सुनील जी से इतनी जबरदस्त और बहुत ही प्रेरणाजनक बात की आज हमने, और कई सारे चार्ट्स हैं जो मेरे जहन में। एक चार्ट का जिक्र फटाफट करता हूं और फिर आगे बढ़ेंगे। आपके सामने चार्ट पेश। देखिए, बहुत सारे ऐसे चार्ट्स हैं जिनमें अभी महीनों से अंडर परफॉर्मेंस चल रही थी, लेकिन अब इनमें वापस से हम आउट परफॉर्मेंस आते हुए दिख रही है। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं। अच्छा, एक हमारे, मैं इस पर बात करूं इससे पहले, एक रोहित हैं, उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग एक सवाल किया है। रोहित जी लिख रहे हैं कि सर मैं अभी 12वीं क्लास से फ्री हुआ हूं। अच्छा, 12th में हैं अभी। अच्छा, रोहित अभी हमारे 12th में हैं और लिख रहे हैं कि मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करियर बनाना चाहता हूं। तो पहले तो करियर की स्पेलिंग ठीक कीजिए रोहित जी। दूसरी बात आपने की कि रोड मैप दे दीजिए। तो भाई देखिए, सबसे पहले तो रोहित, आपको मेरी ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं मेरी ओर से, और जो लोग अदालत में आपको देख रहे हैं उसकी वजह बताता हूं। वजह यह है कि इस आयु में, जब आप 12th में हैं, तो मैं मान के चल रहा हूं कि 17 साल की 18 साल की आपकी आयु होगी, और 17-18 की एज में बाजार को लेकर इतनी गंभीर होने, और आज सैटरडे के दिन सारे और डिस्ट्रैक्शंस को अलग करके अदालत में जुड़ने का जो काम आपने किया है रोहित, दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो सबसे पहले तो आप मेरी ओर से अनेकों ढेरों शुभकामनाएं स्वीकार कीजिए। दूसरी बात, अगर अभी से आप करियर को लेकर इतने चिंतित और फोकस्ड हैं, तो ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है, एंड योर पेरेंट्स मस्ट बी प्राउड। मामूली बात नहीं होती। इस उम्र में आप बच्चों को कितना ही कहते रहे कि भाई सोचो अपने करियर के बारे में, कौन से कॉलेज में जाना है, क्या पढ़ना है, कहां जाना है, तो वो आपको कहते हैं कि नहीं अभी सोचेंगे जब वक्त आएगा, अभी तो हमें पार्टी में जाना है, अभी तो फला दोस्त का बर्थडे है, ये सब चल रहा है। तो रोहित जी, फोकस होकर के अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं इस उम्र में, बड़ी बात है, एंड फॉर दैट यू डिजर्व ऑल द क्रेडिट। दूसरी बात आपने पूछी कि स्टॉक मार्केट में करियर कैसे बन सकता है। तो रोहित, बहुत तरह से आप करियर बना सकते हैं। ट्रेडिंग में करियर बनता है, इन्वेस्टिंग में करियर बनता है, स्टॉक मार्केट की सर्विसेज में करियर बनता है, जैसे कि आप शेयर ब्रोकर या वेल्थ मैनेजर, पोर्टफोलियो मैनेजर, फंड मैनेजर, या फिर जो स्टॉक मार्केट के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े लोग हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उसमें बहुत ही शानदार करियर ऑप्शंस हैं, बहुत सारे विकल्प हैं। आप एक्सचेंजेस में काम कर सकते हैं, फंड हाउसेस में काम कर सकते हैं, रिसर्च हाउसेस में काम कर सकते हैं। भारत में, विदेशों में शेयर बाजार से जुड़े अनेकों करियर्स हैं। जरूरी नहीं है कि आपको अपने अकाउंट के लिए खुद ही ट्रेडर बनना है। अगर आपका उस ओर विचार है, उस ओर आपका रुझान है, तो करिए, उसके बारे में सोचिए, बड़ा करियर है ट्रेडिंग। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग को करियर नहीं लेना चाहते, स्टॉक मार्केट में कुछ काम करना चाहते हैं, तो आप बहुत और ऐसे काम कर सकते हैं, और इसके लिए आपको सही शिक्षा, सही तालीम हासिल करनी है। अभी आप 12th में हैं, पहले तो ग्रेजुएशन पर फोकस कीजिए। ग्रेजुएशन के बाद आप सोचिएगा कि किस तरह का पोस्ट क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए जिससे कि आप करियर बना पाए। तो ग्रेजुएशन में, जैसा आप ग्रेजुएशन के बारे में सोच रहे हैं, बिल्कुल वैसा ही कीजिए। ग्रेजुएशन के समय फाइनेंस की चिंता उतना मत कीजिए कि फाइनेंस से जुड़ा ही ग्रेजुएशन करना है। जो भी आपका रुझान है उस तरह से कीजिए, और उसके बाद जब आप पोस्ट ग्रेड के लेवल पर आएंगे, तब सोचिएगा कि आपका इंटरेस्ट किस दिशा में है, और उससे मुताबिक आप एजुकेशन हासिल कीजिए और फिर इसमें आइए। बहुत बहुत स्वागत है रोहित, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। बहुत अच्छा लगा, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, और इससे पता लगता है कि हमारे जो आने वाली जनरेशन है, पढ़कर, समझकर, सीखकर, और वो इसको देखती है। तो बहुत बढ़िया है, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू रोहित। तो ये हमारे रोहित जी का प्रश्न था, और हम लोग कई सारे